दोस्तों, हमने पहले लेक्चर में स्टैटिक चार्ज पढ़ा था कि स्टैटिक चार्जेस पैदा कैसे होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैसे होते हैं। अगर किसी आइटम में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दिया जाए तो वो माइनस चार्ज हो जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें से हासिल कर लिया जाए तो वो प्लस चार्ज हो जाएगा। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम मूविंग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि उस स्टैटिक चार्ज को हम मूविंग इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उस स्टैटिक चार्ज को हम मूव करवा के उसको इलेक्ट्रिसिटी, उसको यूजेबल कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ बोर्ड पे दो मिसालें लिखी हैं। एक, ये मैंने पानी की मिसाल दी है कि अगर एक वाटर टैंक है तो उसको अगर दो वाशरूम है, किचन है, वहाँ तक पानी ले जाने के लिए हमें ज़ाहिर है पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, और इन पाइप्स को लिए हमें इसकी फिटिंग करवानी होगी। ये सारा काम करने के बाद हम वाशरूम तक, किचन तक पानी लेके जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक बिजली का जनरेटर है, जिससे जनरेटर जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ से दोनों वाशरूम तक बिजली लेके जाने के लिए, किचन तक बिजली लेके जाने के लिए, बेडरूम्स तक बिजली लेके जाने के लिए हमें इसकी फिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हमें इसके एक मीडिया चाहिए होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को जनरेटर से लेके वाशरूम्स तक और किचन तक और बेडरूम्स तक लेके जा सके। उसके लिए हमें तारों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने एक छोटा सा एक आइडिया दिया था आप लोगों को कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो जो कंडक्टर्स हैं उनकी वायर्स हम इस्तेमाल करते हैं, तारें इस्तेमाल करते हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है, और वो घर के सारे हर कमरे में हम बिजली लेके जाते हैं और वहाँ पे हम बल्ब वगैरह जलाते हैं। आप हजरात जानते हैं, अगर इसकी मैं मिसाल दूं कि ये एक वायर तार के अंदर से करंट कैसे फ्लो होता है, तो ये आप डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब यहाँ से चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ चार्ज कम होगा। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होने का मतलब ये है, यहाँ चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ये ऐसे ही है कि अगर एक हम टब लें, उसके अंदर पानी हो, और इस टब के बराबर में एक और टब हो और इसमें भी पानी हो, और मैं इसके अंदर एक पाइप लगा के पेंदे में इसको मिला दूं, तो ये पानी उसी सूरत में इस तरफ जाएगा जब इसमें पानी कम है और इसमें पानी ज़्यादा है। अगर दोनों में बराबर मिकदार लेवल होगा पानी का, तो इस टब से इस टब में पानी नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा और यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता। करंट फ्लो करवाने के लिए हमें एक हिस्से पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा, फिर जो आके ये करंट फ्लो होगा। अब हम मिसाल मैं एक देता हूँ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने जो है ना इसमें दाखिल किया। ये दाखिल जब हम करते हैं, इस वायर के हिस्से को मैंने बड़ा करके दिखाया है, तो इसके अंदर बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बेशुमार इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन करके ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये देखें, इसको आके धक्का देता है, इसमें से पेयरिंग करता है, फिर ये इसके साथ पेयरिंग करता है, फिर ये इसके साथ पेयरिंग करता है। तो ये पेयरिंग करते करते आखिर में यहाँ से ये फ्री इलेक्ट्रॉन होके बाहर निकल जाता है और ये इस तार में आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हर दफ़ा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दाखिल करते जाएँ तो फिर से आप लेते जाएँ, तो इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट कहते हैं। ये करंट जो है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, अगर आपने इसको कंट्रोल करना हो, इस करंट को, तो अगर हम एक बल्ब लगाते हैं तो उसमें अगर 0.5 एम्पियर करंट गुज़र रहा है, तो एक बड़ी फ्लड लाइट, सर्च लाइट हम लगाते हैं तो उसमें हो सकता है 150 एम्पियर की ज़रूरत पड़ रही हो। तो ज़ाहिर है इसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होगा, इसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे बहुत कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो करंट फ्लो होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही करंट फ्लो ज़्यादा होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस की मैं अगर मिसाल दूँ तो ये +3 टू +5 है, तो इसका डिफरेंस अगर निकाला जाए तो सिर्फ 2 है। लेकिन अगर +3 से -2 तक लिया जाए तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप देखेंगे तो ये 5 है। ये मिसाल आपको ज़रूर जहन में रखनी होगी, क्योंकि ये फ्यूचर में जब हम पढ़ेंगे तो ये मिसाल आपके काम आएगी। इसी तरीके से अगर हम इसके पानी को इसको कंट्रोल करना चाहें तो किस चीज़ से कंट्रोल हो जाएगा? इसके डाया से कंट्रोल हो जाएगा, पाइप के डाया से कंट्रोल हो जाएगा। अगर डाया हम छोटा कर देंगे तो पानी का फ़्लो कम होगा। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना चाहें तो इसका भी कोई ना कोई तरीका है। इसकी रेजिस्टेंस जो है, आपको पता है हर एक वायर जो है इसमें थोड़ी सी मज़ाहमत ज़रूर होती है, और ये मज़ाहमत जो है फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो हो रहे हैं तो बेशक ये कॉपर की वायर ही हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर होती है। ये वो रेजिस्टेंस जो है ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इनकी मज़ाहमत बढ़ती जाएगी, और उसी तरीके से ये वायर हीट अप भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जैसे जैसे इसकी बढ़ेगी, करंट फ्लो ज़्यादा होगा तो ये गर्म होना शुरू हो जाएगी वायर। इसी तरीके से अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना है तो उसकी जो रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना होगा। किसी भी चीज़ की अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट फ्लो कम हो जाएगा, और अगर किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस कम है तो उसका करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी इस रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आप ऐसा कंडक्टर इस्तेमाल करें जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो। मसलन कंडक्टर्स में अगर हम देखें तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टर तो गोल्ड है, लेकिन गोल्ड क्योंकि बहुत महंगा है तो सिल्वर है, उसके बाद फिर कॉपर है, उसके बाद फिर एलुमिनियम है। आजकल क्योंकि कॉपर भी काफ़ी महंगा हो गया है तो आजकल हम एलुमिनियम पे आ गए हैं। एलुमिनियम की वायर्स जो है वो इस्तेमाल होती है बिजली के करंट को कैरी करने के लिए। लेकिन अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर्स में ड्राई एयर है, ग्लास है, माइका है, रबर है, ये सारी चीज़ें इंसुलेटर हैं। अब आते हैं, अगर हम बात करें एम्पियर की, तो एम्पियर क्या चीज़ है? एम्पियर हम किस करंट को हम 1 एम्पियर कह सकते हैं? इसकी मिसाल मैं आपको दूं, अगर हम 6.3 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पे जमा कर लें तो इसको 1 कूलम चार्ज कहते हैं। और अगर 1 कूलम चार्ज को हम फ्लो करवा दें किसी भी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवा दें तो इसको 1 एम्पियर कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे कोई आबशार गिर रहा हो और आपको कहा जाए कि उसका जो है आप पानी को नाप के मुझे बताएं कितना पानी फ्लो हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम उसके ड्रॉप्स नहीं गिन सकेंगे, आउंसेस नहीं गिन सकेंगे, क्वार्ट्स नहीं गिन सकेंगे, गैलन्स नहीं उसको आप मेयर कर सकेंगे, बैरल्स नहीं उसके काउंट कर सकेंगे। तो हर एक यूनिट को नापने के लिए एक यूनिट होता है। इसी तरीके से अगर पानी की मिसाल हम लें तो हम गैलन्स पर सेकेंड ले सकते हैं या लीटर्स पर सेकेंड ले सकते हैं। तो ये वो यूनिट हैं जो लॉजिकल यूनिट हैं जिसमें मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी जगह से पानी फ़्लो करवाने के लिए हम यहाँ से कितना पानी फ़्लो हो रहा है, इस टैंक से यहाँ से कितना पानी निकल रहा है, तो कैसे मेयर करेंगे? इसको या तो गैलन्स पर सेकेंड में मेयर करेंगे या लीटर्स पर सेकेंड में मेयर करेंगे। इसी तरीके से अगर इसको नापना हो, करंट को मेयर करना हो, तो इसके भी कुछ यूनिट हैं। इसका यूनिट जो है वो एम्पियर है। 1 एम्पियर करंट का मतलब है 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड गुजर रहा हो। यहाँ से भी अगर हम सिर्फ कहें कि गैलन्स तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन गैलन पर सेकेंड अगर हम कहेंगे तो पानी के फ़्लो का हमें एक अंदिया मिलता है कि 1 सेकेंड में 1 गैलन पानी गुजर रहा है। इसी तरीके से
अगर हम ये कहें कि 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट का मतलब है 1 कूलम चार्ज का 1 सेकंड में किसी जगह से गुजरना। तो बाद फिर ले आइए जी। तो हम बयान कर रहे थे कि कंट्रोल ऑफ करंट कैसे होगा और कंट्रोल ऑफ वाटर कैसे होगा, क्योंकि पानी की मिसाल हमने दी थी। तो पहले पानी की मिसाल को देखते हैं कि पानी कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग। तो पाइप लेंथ अगर जो है ज़्यादा हो इसकी पाइप की, तो हम क्या कहें, उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, तो ज़ाहिर है उसका पानी का फ़्लो भी कम हो जाएगा। नेट रिज़ल्ट ये होगा कि 5 मिनट में जितना पानी जाना चाहिए था वो उतना नहीं जा पाएगा, जितना हम लंबा करते जाएंगे पाइप को। इसी तरीके से डायमीटर ऑफ पाइप, दूसरा है डायमीटर ऑफ पाइप। इसका मतलब ये है कि उसका डाया कितना है, उसका इनर होल जो है वो कितना बड़ा है पाइप का। जितना मोटा पाइप होगा उसका इनर होल जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा पानी का फ़्लो होगा। इसी तरीके से अगर पाइप टाइप जो है, अगर पाइप जो है उसके अंदर फर हो, बड़े बड़े उसके अंदर ग्रूव्स हों, तो पानी की फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगी और पानी की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। फिर है स्पीड ऑफ फ्लो। अगर पानी उसके अंदर फ़्लो कितना हो रहा है डिपेंड करता है कि इसका पानी का प्रेशर पीछे से कितना है। जितना पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही पानी ज़्यादा फ़्लो होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ इसी तरीके से करंट की। तो करंट फ्लो को कंट्रोल कैसे करते हैं, साइज़ ऑफ वायर, जितना करंट इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वायर की वो ज़्यादा होगी, उतना ही करंट बहुत आराम से फ़्लो होगा। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हम 329 की तार के साथ हम लोग एक बल्ब जलाएं, बड़ी आसानी से जलता है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हम उसी बल्ब से एक पानी की मोटर को चलाना चाहें तो तार जो है थोड़ी देर में गर्म होना शुरू हो जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि उसकी फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। करंट फ्लो की कैपेसिटी उसकी कम है, वो हीट अप होना शुरू हो जाएगी। तो ये डाया ऑफ द वायर, इससे करंट कंट्रोल होता है। फिर लेंथ ऑफ वायर, अगर 30 फुट वायर आपके बाद आप लगाते हैं सॉकेट में और दूर जाके 30 फुट के बाद आप एक बल्ब जलाते हैं तो बड़े आराम से जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप एक मोटर चलाने की कोशिश करेंगे तो वो मोटर नहीं चलेगी या उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे और वो वहीं पे आपको वायर उसका गेज बड़ा करना पड़ेगा वायर का। इसी तरीके से टाइप ऑफ वायर जो है वो कौन सी है, टाइप ऑफ वायर से मुराद है कि अगर वो लोहे की तार है, एल्युमिनियम की तार है या सिल्वर की तार है, तो लोहे में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। हालांकि कंडक्टर तो है लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे। लेकिन अगर यही तार जो है वो कॉपर की है या सिल्वर की है तो बहुत अच्छा फ़्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, बहुत अच्छा करंट उसमें फ़्लो होगा। 4 नंबर पे है फिर टेम्परेचर ऑफ वायर। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जिन पे फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर ऑफ वायर, अगर एक टेम्परेचर वायर का जो है वो 10 डिग्री है तो उस पर जो है वो करंट फ्लो अच्छा होगा, बजाय इसके कि वो 45 डिग्री अगर उसका टेम्परेचर हो गया है वायर का तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगी और उसका ड्रॉप जो है वो करंट ड्रॉप ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे साबित ये हुआ कि अगर करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। मसलन यहाँ देखिए इस डायग्राम पे, यहाँ पे +2 का प्रेशर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे +6 है, तो ज़्यादा किस तरफ है, यहाँ ज़्यादा है, ये कम है, तो करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहाँ से इस तरफ हो जाएगा। लेकिन नीचे वाली मिसाल में अगर आप देखें तो ये 0 पे है, ये जो है +5 पे है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो होने शुरू हो जाएंगे। तो ये याद रखें कि हमेशा जैसे पानी ढलवान की तरफ फ्लो करता है, ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ फ्लो करता है, इसी तरीके से करंट जो है
वो ज़्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करना शुरू करता है, ज़्यादा पीडी की तरफ से कम पीडी की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। मुझे उम्मीद है आज के इस लेसन से आपको कुछ जो है उसमें मिले होंगे, कुछ फ़ायदा हुआ होगा, कुछ नॉलेज इंक्रीज़ हुआ होगा। ये याद रखें, आप इस पूरे लेसन से हमें ये सबक मिलता है कि करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट्स में इसलिए कि अगर लेंथ इसकी बढ़ती चली जाएगी तो करंट कम होता चला जाएगा। किसी भी वायर में, इसी की मिसाल ले लें, अगर इस वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, और अगर इस रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस कम है इस वायर की तो करंट ज़्यादा फ्लो हो सकता है। तो जितना करंट उसकी रेजिस्टेंस कम होगी करंट उतना ही बढ़ेगा। तो ये दो टर्म्स जो है आप याद रखिएगा, इनसे हम अगला लेसन शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब, अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को मेरे को, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।